नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकार के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर बात होना आज बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास करते रहेंगे और या कर रहे हैं, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के उस बयान की बात हम करेंगे जिसमें उन्होंने अपनी सरकारों की उपलब्धियों को बीजेपी सरकार पर चोरी करने का आरोप लगा दिया था। वो बयान क्या है वो भी हम सुनेंगे। तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां है। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर, यहीं पर, कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देखने, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया। सरसों के तेल के कीमत क्या है आज,
उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है? तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही, इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि भाजपा सरकार ने 3.5 साल तो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताने में ही बिता दिए और इस काम में उन्हें ना कोई संकोच है और ना ही कोई लाज है। कहने भर को भी वे अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सके। ये आरोप लगाया गया अखिलेश यादव के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले। प्रदेश की जनता का इसीलिए भारतीय जनता पर से मोह भंग होना मतलब अब सुनिश्चित है और सत्ता दल के प्रति आक्रोश लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है। जनता की उम्मीद अब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर टिकी हुई है और जिसके सत्ता में रहते हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इटावा में लायन सफारी का निर्माण हुआ था और अपनी शुरुआत के दिनों से ही यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहा। अब वह बदहाली का शिकार हो रहा है। सपा अध्यक्ष आगे कहते हैं कि बुंदेलखंड में समाजवादी सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया और समाजवादी सरकार के समय विश्व स्तरीय खेलों के लिए इकाना स्टेडियम भी बनाया गया, जिसके नजदीक आधुनिक बाजार शान अवध का निर्माण हुआ था, जिसे भाजपा सरकार ने औने पौने दामों में बेच दिया और सरकार स्वतंत्रता संग्राम के साथ आपातकाल की स्मृतियों को भी ताजा रखने के लिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को उसने बनाया था। 325 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 2 वर्ष में बना दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो है सपा सरकार में ही भी हो गई थी और जिस भाजपा सरकार 3.5 वर्ष में ही इसे पूरा तक नहीं कर पाई, ऐसा भी आरोप जो है अखिलेश यादव के द्वारा बीते दिनों पहले लगाया गया था। इसी तरह 3.5 साल बीत गए, भाजपा सरकार सपा सरकार द्वारा निर्मित कैंसर अस्पताल में भी पूरी तरह से इलाज शुरू नहीं कर सकी। आइए आपको एक अखिलेश यादव का एक और पुराना बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। पर्याप्त बजट मिल रहा है, सैफी के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था? क्या उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ?
तो निश्चित ही तौर पर हम ये कुछ उनके पिछले बयान हैं, कुछ पुराने बयान हैं, कुछ पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके जो कुछ अंश है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंश प्रस्तुत करने का ध्येय सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जो है विपक्ष, मजबूत विपक्ष की स्थिति में है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, और लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए भी देखे जाते हैं। और हालांकि उनका आरोप है कि कुछ आवाज जो है हमारी वो दबा दी जाती है, हम जिस तरीके से, जिस माध्यम से अपनी आवाज को, लोगों की जरूरत की आवाज को उठाना चाहते हैं, वो आवाज जो है पूरी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। और इसको लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में मेट्रो के अलावा सपा सरकार में बेहतर पुलिसिंग सिस्टम बनाया गया था, स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधरी थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 सेवाएं भी शुरू की गई थी, और अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा भी शुरू की गई थी। एम्बुलेंस सेवा 108 बहुउपयोगी साबित हुई। भाजपा की विकास में रुचि नहीं है, वह साजिश की पार्टी है। किसान, व्यापारी सभी इस सरकार में बदहाल हैं और नौजवानों की आकांक्षाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं है। ऐसी सरकार को अब जाना ही होगा। अखिलेश यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कह गए, ये भी सुनने वाली बात है। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार ने हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियम होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियम था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया, जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया, और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है। इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया? अलाइनमेंट हमारी सरकार का, मीडियम मींस डिवाइडर, कॉस्ट कम करने के लिए 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियम था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। तो निश्चित ही तौर पर उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनवाना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो है बहुत दूरी पर शौचालय बनाए गए हैं, और बीच बीच में हमारी सरकार थी तो इस पर भी हमने अलग से बजट प्रस्तुत किया था और शौचालय बनाने की भी बात की गई थी। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का कद है, जिस तरीके से वो विपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ निभा रहे हैं, उसके द्वारा वो आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहते हैं। उनका कहना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम किया गया था उसको अपना बना रही है, अपना बता रही है, और इसके साथ में लोगों को गुमराह करने की बात भी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि अखिलेश यादव की द्वारा जो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात चली थी कि निश्चित ही तौर पर समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। चुनाव हम भले ही हार गए हों, लेकिन सीटें जो है वो हमें पिछली बार से ज्यादा मिली हैं, और जनता इस बात को भाप गई है और जनता इस बात को समझ भी गई है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल के पहिए को उत्तर प्रदेश में घुमाना है। ऐसा वो अभी से इस बात का जिक्र करने लगे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने अखिलेश यादव का पैदल मार्च भी देखा था। उस पैदल मार्च को जो है भरपूर जन समर्थन भी मिलता हुआ देखा गया था। उस पैदल मार्च को लेकर कई गतिरोध भी सामने आए थे। उस पैदल मार्च को जहां से जो तय समय सीमा थी विधानसभा भवन तक जाना था, हालांकि पुलिस ने उस पैदल मार्च को बीच रास्ते पर ही रोक दिया था और अखिलेश यादव बीच सड़क पर बैठ गए थे। वो घटना भी हमने देखी, और उस घटना के बाद में अखिलेश ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की बात को जो है सरकार दबाना चाहती है, रोकना चाहती है। सरकार के मंसूबे जो है वो विपक्ष को पूरी तरह से निस्तानाबूद करने के लिए है।
ये दृश्य भी हमने देखा। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान ये आया था, उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव के द्वारा जो तय रूट था, ये मार्च उस तय रूट से अलग किया जा रहा था, इस वजह से हमने उस मार्च को रोक दिया था। पूरा तो घटनाक्रम जो है वो निकलकर सामने आता है और एक बात इस बात से ये निकलकर सामने आती है कि अखिलेश यादव का लगातार जो आक्रामक तेवर है भाजपा सरकार को लेकर, वो दिन ब दिन हमलावर होता जा रहा है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि वो विपक्ष की बात को दबाने का भी आरोप लगाते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, अचरज हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक होता है जो चुनावी सभाओं में बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है, सदन में अगर जमीनी धरातल की बात होती है तो वो बेहतर होता है, और इस दौरान सीएम का शायराना अंदाज भी लोगों ने देखा था। उसको भी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर सितारों की बात करते हैं। ये शायराना अंदाज जो है विधानसभा में हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा था। उसका वीडियो हम चाहेंगे कि वो भी आप तक पहुंचे। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। तो ये साराना अंदाज भी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा। उन्होंने कहा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। तो मतलब साफ था, उन्होंने अखिलेश यादव पर यह तंज कसा था कि वो सुधारों की बात करते हैं और उन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं लूटा गया है। मतलब साफ था कि पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी में जनता जो है वो त्रस्त हुई। यह आरोप जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी लगाया गया। सीएम ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, और सम्मान तब होता है जब लोग कहें कि आपने कुछ किया है। हमें अपने कार्यों से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जनता का जनादेश भाजपा नेतृत्व के कार्यों के प्रति एक आशीर्वाद है। हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, हम लोगों के बीच जाकर काम करते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ा दिया, और अखिलेश लगातार जो है वो हमारी सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ऐसा भी हमने जो गतिरोध है ये अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश में विकास की बात को लेकर। दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की नीतियों को गलत ठहराया है। अब बात इसमें यह निकल कर आती है कि विपक्ष की कार्यशैली क्या है, विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर। विपक्ष अपनी बात को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पटल पर किस तरीके से रख सकता है, यह भी सवाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जो विरासत को संभालने का काम किया है, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले चुनाव भी हुए थे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, उसमें उनको सर्वसम्मत से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को चुना गया। तो ऐसे में जिम्मेदारी उनके ऊपर और बढ़ जाती है। जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है जिसमें वो समाजवादी पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की चुनौती को पूरा करेंगे। और लगातार निरंतर जिस तरीके से गतिरोध सामने आ रहा है, जिस तरीके से विचारों में मतभेद सामने आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव अभी गए हुए कुछ दिन नहीं हुए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव सामने है, तो उस गतिरोध को हम बढ़ता हुआ और भी देखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। दूसरी खबर क्या, दूसरे विपक्ष की बात को लेकर ही हम इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे, और वो ये है कि कांग्रेस का किला जो है वो लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि केंद्र की बैठी हुई सरकार है,
वो विपक्ष को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है, विपक्ष को तबाह करना चाहती है। अब उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। राज्य के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए कमल का दामन थाम लिया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो, कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। और बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए थे उनमें से दिगंबर कामत हैं, माइकल लोबो हैं, देलीलाल लोबो हैं, राजेश फलदेसाई हैं, केदार नाइक हैं, संकल्प ओमकर हैं और एलेक्सियो सेकेरा, रुडोल्फ फर्नांडिस भी हैं। इस बात का जिक्र करना इस जगह इसलिए जरूरी हो जाता है कि विपक्ष की बात के माध्यम से हम कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है उसको भी दर्शकों के सामने एक बार स्पष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस की पिछले कुछ घटनाक्रम को हम देखते हैं और लगातार हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उसको भी उजागर करते रहते हैं। लेकिन जब इस खास प्रोग्राम में जब हम बात विपक्ष की कर रहे हैं तो इस बात पर भी पहलू डालना बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस की अंदरूनी हालत क्या है। एक तरफ कांग्रेस अपने आप को मजबूती की ओर दिखाने की कोशिश करती है, दूसरी खाने उसके अंदर के ही बड़े विकट, मजबूत चेहरे, कद्दावर नेता पार्टी का दामन छोड़ते हुए दिखते हैं। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो उसमें कई ऐसे दृश्य हमारे सामने आए जिसमें कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया। दिगंबर कामत का नाम हमने इस वजह से लिया क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े चेहरे थे कांग्रेस के। और कांग्रेस जिस तरीके से गोवा में अपने आप को मजबूत करने की स्थिति को लेकर हर बार ये कोशिश करती है, वैसे में 8 विधायकों ने, मजबूत लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठ गया। अब सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस एक तरफ तो यह कह रही है कि हम जनता की बात को लेकर जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ यह भी कह रही है कि केंद्र में बैठी सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबा देती है, वो विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहती है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस जो है वो अपने अंदरूनी मजबूत चेहरों को, कद्दावर नेताओं के चेहरों को सहेज के नहीं रख पा रही है और लगातार विध्वंस होता चला जा रहा है। पार्टी को क्षति होती जा रही है, पार्टी को नुकसान पहुंचता जा रहा है, पार्टी जनाधार खोती जा रही है, पार्टी की लोकप्रियता लोगों के बीच में कम होती जा रही है। दरअसल गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। और इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस के 8 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि फरवरी के महीने में गोवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी गठबंधन के सभी 40 उम्मीदवार एकजुट और वफादार रहने के लिए कसम लेते हैं। ये कसम भी खाई थी, कसम की बात भी हुई थी, कसम को लेकर जो है तमाम अटकलें भी मीडिया बाजारों में चली। यहां तक कि विधायकों को इस बात की कसम दिलाई गई थी कि आप कांग्रेस में रहेंगे, इस बात की आप कसम खाइए। और उसके लिए उसका पहला भी घटनाक्रम जो उसका परिदृश्य था वो हमने देखा और उस कसम को लेकर भी जो अटकलें लगी थी उसमें ये बात सामने आई थी कि अब हमने भैया कसम खा ली है और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब कांग्रेस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। फिर ये कसम का क्या हुआ जब 8 विधायक जो है गोवा पाले में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। मतलब साफ है, ये गोवा की पहचान को बेचने वाली किसी भी गतिविधि में कभी समर्थन या भाग लेने की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। मतलब ये साफ है कि गोवा में जो 8 सदस्य थे कांग्रेस के मजबूत चेहरे थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम किसी भी जो कांग्रेस को तोड़ने वाली नीति है, कांग्रेस को बिखराव करने वाली नीति है, उसमें किसी भी हमारी चीजों में हमारी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी। इसके बाद भी ये दृश्य हमारे सामने आ गया। इसके अलावा कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को जो है बड़ा झटका लगा था। बात हम तब की कर रहे हैं जब गुलाम नबी आजाद जो है वो पार्टी को अलविदा कह देते हैं। पार्टी को अलविदा कह देते हैं जब कोई भी छोटा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ता है, जब कोई भी छोटा कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कहता है तो पार्टी को उतनी क्षति नहीं पहुंचती है जितना कि कोई भरोसेमंद, वफादार, कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़ दे। कार्यकर्ता आते हैं, जाते हैं,
जो भविष्य की राजनीति है, जो वर्तमान की राजनीति है, इसमें हमने कई बार दृश्य देखे हैं और ये अदला बदली का खेल तब शुरू होता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। लेकिन यहां तो चुनाव के बाद ये स्थिति सामने आ खड़ी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की भी बात का जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ही पाले में घिरती हुई नजर आती है और वो कहती है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। यहां तो विधायक ये कह रहे हैं कि रात में भगवान आते हैं, वो हमको सपना देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है अपने मन की आवाज सुनिए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लीजिए। तो एक ही पहलू पर दो गतिरोध निकलकर सामने हमने देखे। एक वो था जब कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा दिलवाई थी गोवा में विधायकों को, और उसके बाद में एक दृश्य ये आया जब विधायक कहते हैं कि हम जाते हैं मंदिर, हमें भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवान का दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि बस अब कांग्रेस को आप राम राम करो और भारतीय जनता पार्टी में आप बैठ जाओ। तो अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं और बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है जब बात कोई देश की मजबूत पार्टी, हालांकि स्थिति में आज नहीं है वो, लेकिन मजबूत पार्टी कभी वो रहा करती है। दो ही पार्टियां मानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की अगर इतिहास की बात करें तो लंबा कार्यकाल देखा, लंबा उसका जो है अनुभव देखा, लंबी राजनीति देखी और उसमें भी कई तरह के उतार चढ़ाव भी देखे। लेकिन जिस घटनाक्रम से, जिस तरीके से आज कांग्रेस अपने ही घरों में जो है मात खा रही है, वो भी एक चिंता का विषय बन गया है। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा होता है, इसके बाद में कश्मीर इकाई के माध्यम से भी कांग्रेस को झटका लगता है। उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन ने पार्टी छोड़ दी थी और गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले मोर्चे में वो बैठ गए थे जाके। ये कुछ दिनों पहले की ही बात है। हालांकि मोइनुद्दीन ने साफ कर दिया था कि आजाद के नेतृत्व वाला समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये स्पष्ट तौर से कह दिया था कि अगर हम आजाद का जो समूह बन रहा था तब तो पार्टी का नाम की भी घोषणा नहीं हुई थी, नाम की घोषणा तो बाद में हुई, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करेगा। लेकिन एक दृश्य यह भी है कि गुलाम नबी आजाद को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन दिया था, वो दृश्य भी लोगों के सामने याद है। जिस तरीके से वो उनका जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाव कह सकते हैं कि एक जो भाव को जोड़ता हुआ उद्बोधन दिया था, जिससे उनके आंखों में आंसू भी निकले थे और गुलाम नबी आजाद को लेकर वो वक्तव्य था। उस वक्तव्य के बाद से ही कयास लगाने शुरू हो गए थे कि गुलाम नबी आजाद जो है जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे और निर्णय के तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो है मजबूत सदस्यता से, या कह सकते हैं मजबूत पहरेदार की भूमिका से, या कह सकते हैं मजबूत नेता के कद्दावर नेता के रूप में पहचान करने वाली शख्सियत से इस्तीफा दे दिया और जो है जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से जो है सक्रिय राजनीति को उन्होंने जन्म दे दिया है और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन कर लिया। मोइनुद्दीन ने यहां प्रेस वार्ता कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता में कहा था कि आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव और अन्य को पत्र लिखकर कहा है कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित उन सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं जो मेरे पास थे। उन्होंने कहा था कि आजाद के नेतृत्व वाली पार्टी में मैं शामिल हो जाऊंगा। गौरतलब है कि आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही 3 पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के 8 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। सूत्रों ने संकेत दिया था उस टाइम कि वे जल्द ही नई पार्टी बना सकते हैं और उन्होंने पार्टी बना भी ली। वो बात बिल्कुल 100% 100% खरी उतरी। सूत्रों ने बताया कि आजाद के करीबी माने जाने वाले नेता भी इस्तीफा देंगे और इसके लिए NSUI जो कह सकते हैं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ एक बड़ा धड़ा है, उसमें भी 108 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। 108 मतलब कि ये नंबर कोई छोटा नहीं है। जब किसी एक कद्दावर नेता के बाद में लगातार किसी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग जाती है तो वो दृश्य जो है अपने आप में एक अलग हो जाता है और पार्टी निश्चित ही तौर पर कमजोर हो जाती है। इन सारी मुद्दों पर हम कुछ देर बाद अभी जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी से, क्योंकि ये मुद्दों पर बात रखना और उनके विस्तृतवादी सोच को भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये परिदृश्य जिस तरीके से विपक्ष की बात को लेकर उठ रहे हैं, इन पर चर्चा होनी भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित ही तौर पर हम घटनाक्रमों का इस वजह से जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सब जगह ये बात कही जा रही है ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है।
ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, हमारे विधायकों को ईडी और एनआईए का डर दिखाया जा रहा है। ये सुगबुगाहट यहां नहीं है, ये सुगबुगाहट दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, ये सुगबुगाहट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। यहां तक कि ये सुगबुगाहट वर्तमान की जो राजनीति में परिदृश्य हमने देखा, राजस्थान का घटनाक्रम देखा, ये सुगबुगाहट वहां भी देखने को मिली। हालांकि उस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि हमारा लेना देना कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पर भी हमने देखा, वहां पर भी बात किया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस अंदर से कितनी मजबूत है। क्या अंदर से गुटबाजी के चलते वो कहीं ना कहीं उसकी जो मजबूत, उसके जो पिलर हैं, जो मजबूत स्तंभ है, वो कहीं ना कहीं टूटते नहीं जा रहे हैं? ये भी अपने आप में सवाल उठ जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर हम शुरुआत करेंगे और जुड़ना चाहेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में, और उनसे ये जो दो मुद्दे आज हम उठा रहे हैं, बात विपक्ष की, उन्हीं को लेकर बात करेंगे उनसे ही। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम में आपका, बात विपक्ष की। हम बात अखिलेश यादव की शुरुआत से ही करना चाहेंगे, क्योंकि दो मुद्दे आज हमने उठाए हैं, दो बात उनकी उठाई है विपक्ष की, और ये बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष के किए गए काम को दिखाया नहीं जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आज हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बात विपक्ष की, और कम से कम हम तो विपक्ष के लिए बात कर रहे हैं, उनको एक जगह दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी बातें हों या उनकी जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो मीडिया के माध्यम से, तो हम एक जरिया बने, क्योंकि माध्यम का काम जैसे सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो उस बारे में बात करना होता है, उसी तरह से विपक्ष को भी एक मजबूती प्रदान करना होता है। हमको किसी एक पक्ष में जाके नहीं बैठना होता है, तो हम दोनों तरफ से बात करते हैं और दोनों की बात रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आज जो आपसे आप जो कार्यक्रम आज से शुरू कर रहे हैं, तो उसी का नतीजा है। और अब जहां तक अखिलेश यादव के इस आरोप की बात करें, तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें कुछ कहीं हद तक सच्चाई तो है, और ये सिर्फ अखिलेश यादव का कहना नहीं है, ये देश में जितने भी विपक्ष हैं उन सबका ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जो केंद्र में बैठी हुई है, कि वो विपक्ष को मिटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और मैं इस जो ये आरोप लग रहा है उसकी पुष्टि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनके बयान से करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 2 महीने हुए हैं कुछ ये नीतीश जी ने जब साथ छोड़ दिया इनका भाजपा का बिहार में, उसके कुछ 10-11 दिन पहले जेपी नड्डा साहब बिहार की यात्रा पे थे, और तब तो इन दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही थी। तब भी उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन सभी परिवारवादी जो पक्ष हैं उनको उनकी राजनीति खत्म कर देगी, उन सब पक्ष को जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा, उस तरह की उनकी एक बात थी। तो वो अपने मंसूबे जो है वो बिल्कुल जाहिर कर भी चुके हैं। अमित शाह साहब ने एक बार ये बोल दिया था कि आने वाले दिनों में 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई केंद्र से हटा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या बनता है? ये क्या मतलब 50 साल, और एक देश में अगर कोई 50 साल एक पार्टी राज करेगी, तो आप अपने ही विवेक बुद्धि से सोच लीजिए, आप और हमारे दर्शक सभी जितने भी हैं जो देख रहे हैं या इसको बाद में देखेंगे, कि एक पार्टी अगर एक किसी देश में 50 साल तक राज कर ले, तो क्या फिर वहां कोई विपक्ष के बचने की उम्मीद होती है क्या? तो लगभग नहीं होती है, नहींवत सी होती है, हो भी तो बात तो कहीं ना कहीं इसमें जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है कि काम कार्यशैली जो है भारतीय जनता पार्टी की वो उस तरह की है, और क्योंकि वो सेंटर में बैठी हुई है तो स्वाभाविक तौर पे, स्वाभाविक रूप से अब इसको कोई साक्ष्य तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो कहा जाता है तथाकथित रूप से, वो मानने का मन होता है कि एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज जो है, उनका उपयोग
और विपक्ष की भाषा में कहे तो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जिस तरह से रेड्स डाली जा रही है, आप देखे होंगे, आपने कुछ दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा, सभी को याद होगा कि कुछ छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को, उन पर भी जो है रेड डाली गई थी, रेड की गई थी उन पर भी। कुछ 80 के आसपास पार्टीज थी, उन पर भी रेड की गई थी। लालू यादव जेल में रह के मुश्किल से बाहर निकले हैं। चारा घोटाला का आरोप तो उन पर जो है 90 के मध्य से था, और अब जाके उनको जाना पड़ा। अब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य जो है वो काफी खस्ता हालात में है अभी। वो शायद अब वो कितना जल्दी रिकवर कर पाएंगे, उसको लेकर भी अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। हमने देखा आजम खान जो है वो किन किन आरोपों में जेल में बंद रहे हैं। मतलब भैंस की चोरी या किताब की चोरी से लेके कुछ ऐसे ऐसे आरोप भी हैं जिसमें आपको सवाल होगा कि क्या इसमें सही में कोई जेल में जाता है क्या। तो ये है, और इसका उपयोग भी हम होते हुए देख रहे हैं कि अगर आसाम का हम एग्जाम्पल ले लें, तो क्या हेमंत विश्व शर्मा जो कि पहले कांग्रेस से हुआ करते थे, तो क्या जब वो कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे आरोप नहीं लगाए थे क्या? बिल्कुल लगाए थे। और वही हेमंत विश्व शर्मा अगर जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, और आप जो है वो आसाम के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। यही हम देखते आ रहे हैं, हर जगह देखते आ रहे हैं। गुजरात में आप अगर बात करें, गुजरात में तो इसकी ये जो है इस पूरी ये जो कार्यशैली है उसकी गंगोत्री हम गुजरात कह सकते हैं। जो अंतिम उदाहरण हमारे सामने है वो है विसावदर के कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया, जो कि एक ऐसी राजनेता के रूप में मैं उनको जानता हूं कि वो कांग्रेस अगर अपने आप निर्दलीय भी अगर खड़े हो जाए तब भी वो जीत जाएंगे। अब ऐसी क्या स्थिति हो गई कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी में, अब वो कुछ दिन के बाद जब नरेंद्र भाई वहां पे जाएंगे तो वो जुड़ेंगे वहां पे। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जो उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। और भी कुछ नाम है जो आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जुड़ने वाले हैं। ये सिलसिला वहां तो 2002-3 से शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल सामने है। कुछ दिनों पहले गोवा के 8 कांग्रेसी विधायक जो हैं वो किस तरह से कांग्रेस छोड़ के चले गए वहां पे, भाजपा ज्वाइन कर लिया, वो भी हम जानते हैं। तो एक तो ये है कि कोशिश ये दिखती है कि विपक्ष जो है वो रहे नहीं, और अगर रहे भी तो बहुत कमजोर रहे। और अगर उनके द्वारा कोई काम किए गए हों, मतलब फॉर एग्जांपल अखिलेश का तो दुख ये भी तो है ना शोभित जी, कि वो जब 17 में पहली बार हारे थे तो उन्होंने हाईवेज को लेकर जो उनकी जो परियोजना थी उसको फिर योगी सरकार ने आके उसमें कुछ फेरबदल करके अपने नाम पे कर दी। फिर प्रधानमंत्री वहां गए, प्लेन में उतरे, फाइटर प्लेन में, और वो सब पूरा तामझाम भी हुआ। और जैसे इनकी ये रिवर फ्रंट योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू की है उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में, वो भी जो है वो बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, ये इनका कहना है। तो ये सब तो है ही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जब पहली बार नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में आकर बैठे थे तो उन्होंने संसद में, मुझे वो भाषण उनका याद है कि किस तरह से उन्होंने मनरेगा योजना जो है उसकी किल्ली उड़ाई थी, और कहा था कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस को कि ये एक ऐसी योजना है जिसको, जो उन्होंने हमें आप उनकी विरासत में दी है, जो खुद कांग्रेस की क्या कहते हैं कमजोरी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और फिर वही योजना उन्होंने कंटिन्यू की और उसमें और उसको जो है ज्यादा विस्तृत करने की कोशिश की। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जिसमें ये लगता है कि एक बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं कि वो विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती है, शायद वो सही लगता है। दूसरी बात कि वो विपक्ष के कामों को अपने नाम पे चढ़ा के उसका श्रेय अपने खाते में डालना चाहती है। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष बात तो सही कर रहा है, पर अब सवाल ये है वहां पे शोभित जी कि सिर्फ विपक्ष सिर्फ रोता रहेगा कि कुछ करेगा। मतलब कि शिंदे गुट पूरा अलग होकर चला गया तो क्या उद्धव ठाकरे साहब सो रहे थे क्या? वो क्या कर रहे थे?
आपको आपके नाक के नीचे इतना बड़ा मोबिलाइजेशन अगर आपके खिलाफ हो रहा है और आप जानते ही नहीं इसके बारे में, तो देखिए मैं एक चीज मानता हूं और मुझे लगता है कि ये कुदरत का कानून है, इसको आप और मैं बदल नहीं सकते हैं। वो ये है कि जो कमजोर है, जो निर्बल है, उस पर पहले वार होगा। कोई ना कोई करेगा। सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट है। और ये एक जंगल का कानून नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। सिर्फ जंगल में नहीं होता है ये, सृष्टि का नियम मुझे लगता है कि ये है कि अगर आप कमजोर हुए और आप लापरवाह हुए, आप तो आपका अस्तित्व जो है कहीं भी कभी भी जोखिम में आ सकता है। तो विपक्ष उतना अलर्ट अभी भी नहीं है। वो उनके पास, वो तो सत्ता में थे ना वहां पे, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और ये कांग्रेस मिलकर सत्ता में थे। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट पूरी इंटेलिजेंस थी वो तो उनके काबू में होनी चाहिए थी। आप अगर उसका बेहतरीन एग्जांपल आपको देखना हो तो मैं बताऊं आपको, आप गुजरात के आईबी आईबी विभाग की जो है ना कार्रवाई करने की क्षमता देखिए। जिस तरह से आईबी से काम लिया जाता है गुजरात में, मतलब कि आप उससे बेस्ट रिसोर्सेस के साथ उससे काम लिया जाता है। विपक्ष में कौन क्या कर रहा है, कोई अगर आंदोलन करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, हर एक चीज जो है वो उस पर नजर रखी जाती है आपके स्टेट इंटेलिजेंस के मशीनरी का उपयोग करते हुए। तो क्या उद्धव ठाकरे वो नहीं कर पा रहे थे? वही सवाल होता है ना मन में। आपके अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, वो सचिन वाजे से मिलके ये करोड़ों रुपए की हफ्ता वसूली का एक प्लानिंग करते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं उस समय? देश के इतने बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटकों भरी गाड़ी रखी जाती है। आप क्या कर रहे हो उस समय? आपके एक सहयोगी, आपकी के सहयोगी पार्टी के नवाब मलिक साहब जो है वो मोर्चा खोल देते हैं इनके खिलाफ, ये समीर वानखेड़े के खिलाफ। तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि इनके जो इनके 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 आस्तीन में वो दाग लगा हुआ है। वो दाऊद के साथ तथाकथित आरोप है उन पर डीलिंग करने का और बात व्यापारिक संबंध रखने का या उससे सिंपैथी रखने के, ये संबंध के आरोप है उन पर। तो आप मतलब एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हो जहां आप पूरी तरह से तैयार हो नहीं, और आपका जो प्रतिद्वंदी या तो राइवल कहें या आपका दुश्मन जिसको कहें, वो ऐसी एक संस्था है और ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाती है जो 24 घंटा और 365 दिन इसी सोच में और इसी कार्य योजना में लगे रहते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी का सफाया कैसे किया जाए। तो अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप अगर रोना रोते हैं कि भाई हम पर तो हमारे साथ ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस तरह से बर्ताव कर रही है, तो वो फिर आप, मुझे लगता है कि फिर वो रोने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ना मुस्तैद रहे हैं, ना आपने वो सतर्कता बरती, ना आपने अपने जो आपको सत्ता मिली थी उसका आपके बचाव के लिए उसका आपने कोई उपयोग करने का सोचा या कर पाए। तो विपक्ष का सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है शोभित भाई, ये अगर पूरे देश की बात करें तो वो लोग जो हैं वो नहीं जानते या तो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से ये जो साम्राज्यवादी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। एक पार्टी है सिर्फ अभी, आम आदमी पार्टी, जो कद में बहुत छोटी है लेकिन फिर भी वो एक पार्टी है जो डटकर मुकाबला अभी कर रही है। बाकी कोई पार्टी हमको उस ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई हमको नजर नहीं आ रही है। तो आरोप में तथ्य तो लगता है, पर मैंने कहा कि फिर वही है कि अगर आप इतने निर्बल अपने आप हो ही जाओगे तो आपको फिर जनता को भी दया नहीं आएगी। देखिए हर कोई जो है वो सशक्त और सबल जो होता है उन्हीं के साथ खड़ा रहता है। ये भी एक दुनिया का दस्तूर है, नियम है। तो अगर आप चाहें कि आप आपका दुखड़ा सुन के पब्लिक जो है आपको आपके साथ खड़ी हो जाए और आपको समर्थन करे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है। जब तक आप अपने बल सामर्थ्य का प्रयोग ना करें और उसको अगर उसका प्रदर्शन ना करें, तब तक आपको कोई सामर्थ्यवान समझता नहीं है। तो वो जितने जितने मौके इनके पास आए हैं अब तक, वो सब मौके गंवाते जा रहे हैं। और राजस्थान का अभी जो हमने घटनाक्रम है वो देखा ही है।
ये तो मतलब खुद जो है वो आप बैल मुझे मार वाली बात कर ली है कि वो लाल कलर का चोला पहन के कहा बैल के सामने खड़े हो गए कि भैया हम तो है, हम ही टारगेट है, हम ही को मारो। तो वहां तो भाजपा को कुछ करने की जरूरत भी अभी तक इस बार तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी खास तौर पे। तो घर का भेदी जो है वही लंका ढाए वाली बात वहां पे दिखाई दे रही है कांग्रेस में। तो ये सब स्थितियों से विपक्ष जो है जूझ रहे हैं, है ना। अब कैसे अपने आप को ठीक कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो बहुत जिसको कहते हैं ना कि मैच्योर पॉलिटिशियंस जो आज की तारीख में देश में कुछ लोग हैं, अब उनकी उम्र हो चली है। मुलायम सिंह अब वो स्थिति में नहीं है कि वो दिमाग उनका उस तरह से चले। लालू भले ही जो है वो अस्पताल से ठीक होकर वापस आए हैं, लेकिन अब उनको उन पर भी उम्र का असर आएगा। और शरद पवार भी अब 80 के हो गए हैं। वो भी जो है एक उम्र का एक तकाजा होता है। देखिए फिर आप जो 60 साल के होते हैं तब आप में जो फुर्ती और जोम होता है वो 40 साल की उम्र से कम होता है। आपकी बुद्धि की सोचने की क्षमता जो है उस पर भी बहुत सारे स्ट्रेस और तनाव का असर होता है। तो ये जो एक समय था जब ये फाइट कर सकते थे, अब वो सब उम्र दराज हो चुके हैं। तो अब पता नहीं कौन चुनौती देगा और कैसे देगा। ये एक एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आरोप में दम है ये लगता है। पर उस आरोप को लगाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका समाधान या हल जो है वो जितने भी विपक्ष है उनको खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो ये अभी तो स्थिति ये है शोभित भाई। क्योंकि हम अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा जो मतलब जो सत्ता पक्ष सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो जो है समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बनाने में तुली है। उसके पास सिर्फ एक ही काम है। इसका हमने एक वीडियो भी दिखाया था, अखिलेश यादव भी कह रहे थे। उनका ये आरोप है कि जो भी समाजवादी पार्टी के सरकार में काम किए गए, जो भी उपलब्धियां की गई, काम वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस तमगा पहना रही है, माल्यार्पण कर रही है, जो है लोकान्यास कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है अखिलेश यादव की? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था, और उसमें जो अखिलेश बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिक्र करते हैं कि पेट्रोलिंग जो व्यवस्था थी, पुलिस पेट्रोलिंग, वो हमारी सरकार ने मजबूत की। डायल 100 हम लेके आए, 190 जो है एम्बुलेंस की सेवा जो है वो हम लेके आए, डायल 102 हम लेके आए। और इसके बाद में साइकिल ट्रैक हमारी सरकार ने बनाया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसका शिलान्यास हमने किया, काम हम करवा रहे थे, उद्घाटन जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मेट्रो के प्रोजेक्ट हमारी सरकार में आए और इसके बाद तमगा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहना दिया। उनके इस सवाल पर कितनी जो है क्या सत्यता है और क्या कुछ हो सकता है उनके सवाल का तर्क? नहीं, वो वही मैं कह रहा था ना, जो अभी आपसे बात कर रहा था, तो मैं वही तो कह रहा था कि इस बात में तथ्य दिखता है, दम दिखता है। और सिर्फ यूपी में नहीं, बहुत और भी स्टेट है वहां पे दिखता है। तो वो तो है कि वो जो पिछली सरकार होती है उसका फिर जो अच्छे ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हो तो उनको फिर अपने कार्यकाल में फिर उनको कुछ नया नाम दे दिया जाता है, कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि ये हमारी सरकार का प्रोजेक्ट है। तो वो हो रहा है और उस बात में दम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब उसमें आप रोक तो नहीं सकते ना। अगर कोई जन कल्याण की कोई योजना सरकार लाती है, मुझे वहां लगता है कि जो मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी स्थिति में नकारात्मकता से बात करने के बजाय सिर्फ सकारात्मकता से बात करनी चाहिए कि हमें आनंद है कि हमने जो योजनाएं शुरू की थी उस योजना की गंभीरता और उसकी जरूरत को समझते हुए, भले ही ये हमारा विरोधी दल है लेकिन फिर भी हमारी योजनाओं को इन्होंने कंटिन्यू किया, ताकि इससे चाहे सरकार में हम रहे या वो रहे लेकिन भला जनता का होना चाहिए, और वो करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो हमें प्रसन्नता है। ऐसा इस तरह से अगर अपनी बात रखेंगे तो फिर बात का रुख और अंदाज जो कहने का है कुछ और हो जाएगा। तो मतलब ये रोने से अच्छा है कि गर्व ले और पब्लिकली ले, लोगों के बीच में जाके ले कि ये देखिए हमने ये किया था, शुरुआत हमने की थी, अब पूरा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें गर्व है कि हमने जो आपके लिए सोचा था वो हमारी सोच सही थी। ऐसा करके अगर बोलेंगे तो फिर वो बीजेपी उनको कुछ बोल नहीं पाएगी और अपनी बात वो लोगों के बीच में रख भी पाएंगे। तो ये कोई समझ नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वो कोई समझ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है।
बात हम विपक्ष की कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का एक हमने वीडियो साझा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका अंदाज हम चाहेंगे कि आप भी एक बार देखें। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के तमाम जब आरोप लगने शुरू हुए तो उन्होंने एक शायराना अंदाज में एक उत्तर दे दिया। हम चाहते हैं कि वो एक बार आप तक पहुंचे। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा उसमें कई सारी चीजों को उन्होंने गिना डाला, तो ये भी आरोप लगा। आपसे ही जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं उनके कार्यकाल की, जो लगातार जिस तरीके से जो उनका कार्यकाल मजबूत बनता है, तो उस तरीके से निश्चित ही तौर पर एक अलग परिदृश्य सामने आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर, उत्तर प्रदेश की जो समाज सुधार नीति है उनको लेकर भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ में निकल कर आया। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार चला रहे हैं, सरकार को जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है और जिस तरीके से फिर से उन्हें जनता ने समर्थन दिया है, ये भी अपने आप में एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन बात वही करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का ध्येय है विपक्ष की बात को उठाना, विपक्ष की नीतियों को लेकर जो है विपक्ष किस तरीके से धरातल पर काम कर रहा है, लोगों के बीच में जाकर अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, वो आज बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है और लगातार अपनी चीज़ों को दिखाने की आज ज़रूरत भी बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक एक उठापटक भी देखने को मिल रही है। उस उठापटक के बीच में लगातार अनेक प्रकार के गतिरोध निकलकर सामने आ रहे हैं। एक दौर वो था जब विपक्ष की भूमिका थी कि वो लोगों की महंगाई, लोगों से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बेबाकी से राय रखता था। आज एक विपक्ष की स्थिति ये है जब वो अपने आप को बचाने के लिए ही डोलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि उसके ऊपर वो अपनी अंदर की फूट को ही नहीं समेट पा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में जो है अलग विषय बनता जा रहा है। निश्चित ही तौर पर इसका दृश्य जो है आने वाले समय पे अगर विपक्ष मजबूत भूमिका में नहीं पहुंचता है, विपक्ष जनता की आवाज को प्रमुखता से अगर नहीं रख पाएगा, तो निश्चित ही तौर पर विपक्ष जो है वो दिन ब दिन कमजोर होता चला जाएगा। आज के लिए आज हमने बात की अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, आज हमने बात की कांग्रेस से जुड़ी हुई। कल इसी समय जो है हम फिर से इसी समय दो नए मुद्दों के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे और जानेंगे कि विपक्ष की आवाज क्या कुछ बन सकती है, विपक्ष की वो आवाज क्या है जो सरकार के कानों में नहीं जा रही है, विपक्ष क्यों ये कह रहा है कि आज हम असहाय हो गए हैं, आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, आज हमें खत्म किया जा रहा है। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि जो है लगातार जिस तरीके से हमारी योजनाओं को जो है हमसे छीना जा रहा है। मायावती क्यों अपना जनाधार लोगों के बीच में खोती जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस को वाकई मजबूत कर पाएगी। नई पार्टी केसीआर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए लोग दुहाई दे रहे हैं। राजनीतिक जो राजनेता है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष का जो साठगांठ है वो आपस में जुड़ने वाला फिलहाल तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है। कुछ दिनों पहले अगर हम बात करते हैं, हो सकता है कि कल इस कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे को भी हम शामिल करें और दर्शकों के सामने बेबाकी से राय रखें और इसमें कुछ लोगों को भी जोड़ें, उनके भी विचार को हम साझा करें कि बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ। नीतीश कुमार की भी अगर हम बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से बात की, इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात की और फिर जो एक इनेलो रैली के माध्यम से जो विपक्षी दलों को मंच पर एकत्रित किया गया, उसमें से जो कुछ प्रमुख चेहरे थे वही नदारद हो जाते हैं
और इसके बाद में बात आता है, इसके बाद में नाम लिया जाता है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार उस सार्वजनिक मंच से साझा कर देते हैं कि भाई हम तो विपक्ष को एक करने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री बनने में कोई भी लालसा नहीं है। तो कई घटनाक्रम है, कई उठापटक है, कई आपस में मतभेद है। तो ऐसे में बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है विपक्ष की कि आज क्या भारत देश में जो है बेहतर विपक्ष की भूमिका, जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो अपने राज्य में हो, चाहे वो केंद्र को लेकर जो है सवाल उठाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हो, केंद्र सरकार तक जो है वो अपनी आवाज उठाने के लिए, चाहे वो रैली कर रहे हो, चाहे वो पद यात्रा कर रहे हो, क्या वाकई में उनकी आवाज जो है वो केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच रही है? ये भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।